कहानी शुरू होती है टाकुडो एरा से। वो एक हॉस्पिटल के कमरे में बैठा हुआ है और अपने फेवरेट वीडियो गेम में डूबा है, लेकिन लगातार खेलते खेलते उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वो नींद में चला जाता है। जब नींद खुलती है तो अचानक पाता है कि वो अब हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी अनजान जंगल में खड़ा है। चारों तरफ खुली हवा, पेड़ों की खुशबू और आसमान का नीला रंग देखकर टाकुडो हैरान रह जाता है। जिसने सालों तक हॉस्पिटल के बिस्तर पर वक्त बिताया हो, उसके लिए ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। तभी वहां एक लड़की आती है। उसका नाम है आतू। टाकुडो उसे देखते ही पहचान लेता है। यह वही कैरेक्टर है जिससे वो अपने गेम इटर्नल नेशंस में घंटों खेला करता था। टाकुडो समझाता है कि इटर्नल नेशंस एक एम्पायर मैनेजमेंट गेम है जो डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अब वो खुद अपने गेम की दुनिया में है और अपने पसंदीदा कैरेक्टर से आमने सामने खड़ा है। आतू टाकुडो को किंग कहकर बुलाती है। टाकुडो थोड़ी कंफ्यूजन में सोचता है कि क्या उसे अब गेम की तरह रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन आतू उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। वो बताती है कि टाकुडो ही पहला इंसान था जिसने इस गेम का सबसे मुश्किल नाइटमेयर मोड क्लियर किया था, वो भी सबसे खतरनाक सिविलाइजेशन मिनुग्रा के साथ, जिसे लोग सिविलाइजेशन ऑफ रूइन कहते हैं। उसकी शानदार स्ट्रेटजीज ने उसे गेम के ऑफिशियल लीडर बोर्ड पर टॉप तक पहुंचाया था। आतू उसे लीजेंडरी प्लेयर टाकुडो कहकर बुलाती है। टाकुडो हैरान होता है कि उसे यह सब कैसे पता है। आतू बताती है कि उसे वो हर बात याद है जो टाकुडो ने गेम खेलते हुए उससे कही थी। टाकुडो हंसकर कहता है कि शायद उसने उसे अपना कैरेक्टर इसलिए चुना क्योंकि वो हमेशा आतू जैसी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। अब आमने सामने मिलकर उसे अच्छा लग रहा है। आतू भी खुशी जताती है और टाकुडो सोचता है कि कहीं यह जगह स्वर्ग तो नहीं, लेकिन आतू बताती है कि यह स्वर्ग नहीं बल्कि इटर्नल नेशंस की असली दुनिया जैसी लग रही है। आतू इसे एक चमत्कार मानती है और कहती है कि अब वो चाहती है कि दोनों यहाँ से दोबारा शुरू करें और अपना खुद का एम्पायर बनाएं, सिर्फ अपने लिए। टाकुडो को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो तय करता है कि अगर किस्मत ने उसे यहाँ लाया है तो वह इस गेम की खुशियों को दोबारा जीना चाहेगा, और वह आतू के आइडिया से राजी हो जाता है। इसके बाद आतू पूरे किरदार में आकर कहती है कि अब वो उसकी वफादार सर्वेंट बनेगी। टाकुडो को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि वही उसकी अकेली वफादार साथी और सलाहकार है। दुनिया भले ही उनके साम्राज्य को सबसे बुरा, सबसे खतरनाक कहे, लेकिन असलियत में मिनुग्रा इंटरनल अफेयर्स में सबसे माहिर है। टाकुडो सबसे पहले इमरजेंसी प्रोडक्शन यूज करके एक लंबी टांगों वाला कीड़ा बुलाता है जो उनका स्काउट बने। दोनों को वह कीड़ा थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन काम के लिए वही जरूरी है। टाकुडो बताता है कि मिनुग्रा असल में एक पीसफुल सिविलाइजेशन है जो बुराई और तबाही पर कंट्रोल रखता है, इसलिए उन्हें अभी शुरू में बहुत सतर्क रहना होगा। आतू समझ जाती है कि इसका मतलब है उन्हें दुश्मनों से छुपकर अपनी ताकत बनानी होगी। वो कीड़े को आदेश देते हैं कि आसपास की जानकारी जुटाए और आतू उसे याद दिलाती है कि किंग को निराश मत करना। स्काउट तुरंत भाग जाता है और टाकुडो नोटिस करता है कि वो उसकी आंखों से भी थोड़ी बहुत विजन देख सकता है, बिल्कुल गेम की तरह। टाकुडो गिनती करता है कि उनके पास कुल 200 एमपी हैं, जिनमें से 100 उसने स्काउट बुलाने में खर्च किए और 20 एमपी बेस बनाने में लगेंगे। आतू को लगता है यह बहुत महंगा है। टाकुडो बताता है कि वो चाहता था कि कोई वॉरियर बुलाए, लेकिन उनके पास उतना मना नहीं है। आतू थोड़ी निराश होती है क्योंकि आमतौर पर वो लड़ाई में काफी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन इस नई शुरुआत में उसकी पावर अभी बहुत कम है। टाकुडो कहता है कि चूंकि वो हीरो यूनिट से है, इसीलिए वक्त के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल उसका लेवल सिर्फ 3 है और अगर इस वक्त कोई ताकतवर दुश्मन आ गया तो उनका पूरा एम्पायर मिट सकता है। टाकुडो अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया का डिफिकल्टी लेवल वाकई बहुत ज्यादा है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है, लेकिन आतू मुस्कुराकर कहती है कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए। उधर स्काउट लगातार आसपास का इलाका चेक कर रहा होता है और धीरे धीरे टाकुडो को अंदाजा होने लगता है कि वे किस जगह पर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, न कोई इंसान न कोई जानवर। आतू कहती है कि इतने पेड़ छुपने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन यह अजीब है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ का कोई निशान तक नहीं। टाकुडो बताता है कि यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए स्काउटिंग जारी रखनी पड़ेगी। आतू थोड़ा मायूस होकर कहती है कि काश वो इसमें कुछ मदद कर पाती, लेकिन टाकुडो मुस्कुराकर कहता है कि उसकी मौजूदगी ही उसके लिए सबसे बड़ी मदद है। यह सुनकर आतू की आंखों में खुशी झलक उठती है। टाकुडो सोच में पड़ जाता है
क्योंकि गेम खेलते वक्त उसने कभी आतू के इस असली रूप को नहीं जाना था। तभी स्काउट की नजरों से उसे दिखता है कि पास ही डार्क एल्व्स की एक बस्ती बसी हुई है। टाकुडो देखता है कि वे ज्यादा दूर नहीं, यहीं पास में इकट्ठा हैं। यह देखकर आतू समझ जाती है कि वे सचमुच एक फैंटेसी दुनिया में आ चुके हैं। हालांकि यह थोड़ी राहत की बात थी, क्योंकि डार्क एल्व्स ज्यादातर न्यूट्रल रहते हैं, भले ही उनका झुकाव थोड़ा बुराई की ओर हो। टाकुडो के मन में सवाल उठता है कि कहीं यह किसी और प्लेयर की स्टार्टिंग टेरिटोरी तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वह तय करता है कि अभी किसी भी हालत में लड़ाई से बचना है और जितना हो सके खुद को छुपाकर रखना है। वो कहता है कि किसी और एम्पायर की बॉर्डर के पास होना सबसे खतरनाक बात होती है, लेकिन आतू उसे दिलासा देती है, वर्स्ट केस में हम भाग जाएंगे। टाकुडो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि उनका किंगडम वैसे भी शांति पसंद है, अभी तो बस ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है और अगर हालात बिगड़े तो वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ डार्क एल्व्स सामने आ जाते हैं। सीन बदलता है और कहानी हमें अतीत में ले जाती है। वही डार्क एल्व्स का ग्रुप जंगल में खाने की तलाश में भटक रहा होता है। उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। उनमें से कुछ अपने कप्तान जिया से कहते हैं कि उन्हें इन कर्स्ड लैंड से निकल जाना चाहिए, लेकिन जिया उन्हें याद दिलाता है कि उनके पास और कोई जगह नहीं बची। उन्हें पहले ही अपनी जमीन से निकाल दिया गया है और अब उनके पास लौटने का रास्ता नहीं। जिया को चिंता होती है कि उनके बच्चे अब और भूख नहीं झेल पाएंगे, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता और कहता है कि यहाँ इतनी घनी हरियाली है तो जरूर कहीं ना कहीं खाना मिलेगा। तभी उनकी टीम की एक सदस्य एमिली कहती है कि यह जमीन असल में आइड्राया की अनजान टेरिटरी का किनारा है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि यहाँ कोई बुरी शक्तिशील है जिसकी वजह से इस जंगल में कभी भी जीवन पनप नहीं पाता। लेकिन जिया इसे अंधविश्वास मानकर कहता है कि उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं पर भरोसा रखना चाहिए, यही आत्माएं उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगी। लेकिन तभी उनकी नजर टाकुडो पर पड़ती है। वो उसे अंधेरे से घिरा हुआ देखता है और डर जाता है। जिया को लगता है कि ये कोई बेहद खतरनाक और शुद्ध बुराई से भरा हुआ अस्तित्व है। उसके मन में डर घर कर लेता है कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसकी पूरी कौम मिट जाएगी। डर के बावजूद जिया समझदारी दिखाता है और तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है। वह खुद को कैप्टन जिया कहकर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वह मजीराम क्लैन से आता है। वो टाकुडो से माफी मांगता है कि उन्होंने उसकी भूमि पर कदम रखा। आतू यह देखकर खुश होती है कि उन्हें यहाँ कदम रखने की गंभीरता का अंदाजा है। वह सोचती है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उन्हें यह टैबू तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिया बताता है कि उनकी कौम पहले आइड्राया की सेंट्रल लैंड्स में रहती थी, लेकिन उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया और अब उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वे यहाँ आए। टाकुडो उनसे सीधा सवाल करता है, क्या तुम लोग भूखे हो? यह सुनकर जिया हैरान रह जाता है, लेकिन आतू कहती है कि जवाब दो। जिया मान लेता है कि उनका उत्पीड़न इतना ज्यादा था कि वे बिना सामान, बिना खाना छोड़े भागे। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में दर्द छलक उठता है। आखिर हम पर इतनी क्रूरता क्यों? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें बस एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां हम जी सकें। तभी टाकुडो अपने जादू से कुछ सेब निकालता है और डार्क एल्फ्स को खाने के लिए देता है, लेकिन एल्फ्स पहली बार यह फल देख रहे थे। जिया थोड़ी देर सोचता है क्या उसे तुरंत खाना चाहिए या नहीं, कहीं यह बेअदबी तो नहीं होगी। लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी टीम के बाकी सदस्य बिना हिचकिचाए सेब खाने लगते हैं और उनके चेहरों पर खुशी झलक उठती है। टाकुडो उन्हें कुछ नाशपाती भी देता है। आतू जिया से कहती है कि यह उसके मास्टर का तोहफा है, उसे बिना झिझक स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिया झुककर विनती करता है, क्या मैं ये फल उन बच्चों को भी ले जा सकता हूँ जो हमारे पीछे भूखे बैठे हैं? उसकी आवाज में बेबसी साफ झलकती थी। टाकुडो उसकी बात सुनकर और फल दे देता है। यह देखकर आतू हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता कि टाकुडो इस तरह अपने माना को खर्च करे। लेकिन जिया की आंखों में आभार भर आता है। वह सोचता है कि उनकी कौम हमेशा से शापित और तिरस्कृत रही है। उन्होंने अंधेरे में जीवन बिताया है, कभी रोशनी ने उन्हें अपनाया नहीं, और आज पहली बार किसी ने उन्हें यूं बिना शर्त मदद दी है। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरी टोली झुककर टाकुडो का धन्यवाद करती है। जिया हिम्मत करके पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन टाकुडो बस मुस्कुराकर कहता है कि अब यह खाना उनका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाकी डार्क एल्फ्स अपने कैंप में भूखे प्यासे बैठे हैं और जिया का इंतजार कर रहे हैं। तभी जिया और उसकी टीम लौटती है।
सब लोग उन फलों की खुशबू सूंघते ही दौड़ पड़ते हैं और बच्चे तक खुशी खुशी खाने लगते हैं। कोई पूछ बैठता है कि इतना खाना कहाँ से मिला, तो जिया बस इतना कहता है, हमें रास्ते में मिला, और टाकुडो का जिक्र छुपा लेता है। रात ढलती है, पूरा कैंप सो जाता है। जिया पहरे पर खड़ा है, तभी गांव का मुखिया मोल्टर उसके पास आता है। वह कहता है कि आज जो फल जिया लेकर आया था वह बहुत खास थे। उसने अपनी लंबी उम्र में कभी ऐसे फल नहीं देखे। जिया मान लेता है और मुखिया धीरे धीरे पूछता है, असल में हुआ क्या था? जिया सच बता देता है। वो कहता है कि उन्होंने जंगल में उस दैवीय अस्तित्व से मुलाकात की जिसका जिक्र एमिली ने किया था, जिसे प्राचीन ग्रंथों में रुइन का राजा कहा गया है। यह सुनकर मोल्टर चौंक जाता है। वह बताता है कि उसने पुराने किस्सों और किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। कहा जाता है कि जब दुनिया इंसानों से भर जाएगी तो किंग ऑफ रुइन प्रकट होगा और पूरी दुनिया को नष्ट करके फिर से शून्य में बदल देगा। कोई नहीं जानता यह सच है या झूठ, लेकिन कोई इसे पूरी तरह नकार भी नहीं सकता। मोल्टर पूछता है कि क्या उस अस्तित्व ने अपना नाम बताया, तो जिया कहता है कि नहीं, लेकिन उसका रूप उतना ही डरावना था जितना नाम सुनकर लगता है। जिया यह भी बताता है कि उनके साथ एक युवती थी, आतू, जिसने राजा की बातें उनसे साझा की। मोल्टर गहरी सांस लेकर कहता है कि अगर सचमुच वह रुइन का राजा था तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लेकिन फिर वह पूछता है, उस भोजन के बदले तुमने क्या दिया? जिया जवाब देता है, कुछ नहीं, उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। यह सुनकर मोल्टर और ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई बुरी शक्ति बिना बदले कुछ नहीं देती। जिया फिर भी यकीन से कहता है कि उस महान अस्तित्व ने सिर्फ दया दिखाई है। मोल्टर नाराज होकर कहता है कि महान शब्द वे सिर्फ सम्माननीय लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं और शायद जिया किसी जादू के असर में है। लेकिन जिया डटकर कहता है कि अगर वे आज जिंदा हैं तो सिर्फ उसी अस्तित्व की कृपा से। आखिरकार मोल्टर मान जाता है और कहता है कि जिया ने सही किया। वह उसे आश्वासन देता है कि भविष्य में वह खुद उस अस्तित्व से बातचीत की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि उसके अनुभव से कबीले को फायदा मिलेगा। उधर दूसरी तरफ आतू टाकुडो को डांट रही होती है। वह कहती है कि उसने डार्क एल्फ्स पर अपना कीमती माना यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन टाकुडो हंसकर कहता है कि उसे उनकी हालत देखकर बुरा लगा। आतू उसे समझाती है कि अभी वे अपनी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में हर माना कीमती है। लेकिन टाकुडो उसकी नाराजगी मिटाने के लिए कहता है, तुम खुश रहो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। आतू का गुस्सा तुरंत पिघल जाता है। वह धीरे से माफी मांगती है और कहती है कि वह बस उसके आदेशों का पालन करेगी। टाकुडो के दिमाग में अचानक एक बात आती है। असल में वह डार्क एल्फ से ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा था। आतू हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसे लगा टाकुडो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जैसे कोई ताकतवर राजा अपने वफादारों को ही बोलने देता है। लेकिन टाकुडो की आंखें नम हो जाती हैं। असलियत यह थी कि वह बस सोशली ऑकवर्ड था। अपने पिछले संसार में उसके पास बात करने के लिए बहुत कम लोग थे। यही वजह थी कि आज भी वह लोगों के सामने शब्द नहीं खोज पाता। तभी उनका स्काउट बग वापस लौट आता है और बताता है कि एल्फ्स फिर से उनकी ओर आ रहे हैं। टाकुडो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर याद करता है कि पिछली बार उसने उन्हें जितना खाना दिया था वो उनके लिए उठाना भी मुश्किल था। जाहिर है अब वे बाकी सामान लेने लौटे हैं। टाकुडो मन ही मन सोचता है कि काश वो बस जल्दी से खाना लें और चले जाएं। उसे पता है कि अलग अलग संस्कृतियों का आपस में टकराव होना तय है, लेकिन वह बस झगड़ा टालना चाहता है। समस्या यह थी कि अगर वह उन्हें यहाँ से जाने का आदेश देता तो उसे उनके साथ सीधे बातचीत करनी पड़ती, और यह काम उसके लिए सबसे मुश्किल था। आतू तुरंत उसकी परेशानी समझ जाती है और एक हल पेश करती है। वह कहती है कि सारी निगोशिएशंस वह खुद संभाल लेगी। इस तरह टाकुडो का रुइन का किंग वाला इमेज भी बना रहेगा और उसकी असल झिझक भी सामने नहीं आएगी। टाकुडो को यह आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, क्या सच में तुम सब संभाल पाओगी? आतू बिना देर किए कहती है, मुझे खुशी होगी तुम्हारी आवाज बनने में। थोड़ी देर बाद मोल्टर और जिया दोनों उनके सामने आते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं। मोल्टर खुद को डार्क एल्फ ट्राइब का लीडर बताता है और ईमानदारी से टाकुडो को धन्यवाद देता है कि उसने उनकी कौम को इतना जरूरी खाना दिया। वह यहाँ तक कहता है कि अपने उद्धारकर्ता का नाम जानना उसका फर्ज है, ताकि वह सही मायनों में आभार जता सके। आतू टाकुडो की ओर देखती है और उसकी अनुमति पाकर गर्व से घोषणा करती है, तुम लोग जिस हस्ती के सामने खड़े हो वो हैं किंग ऑफ रुइन, टाकुडो एरा। जिया यह सुनकर हैरान रह जाता है
उसके लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि उनके सामने खड़ा शख्स वाकई वही लेजेंडरी किंग ऑफ रूइन है। फिर भी दोनों झुककर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। टाकुडो राहत की सांस लेता है कि बातचीत बिना किसी टकराव के आगे बढ़ रही है, लेकिन आतु तुरंत सख्ती से कहती है कि वे खाना लें और तुरंत यहाँ से चले जाएं। मोल्टर और जिया दोनों चौंक जाते हैं। वे सोचते थे कि रूइन का राजा तो इतनी मदद के बदले भारी कीमत जरूर मांगेगा, इसलिए वे हिचकिचाते हुए पूछते हैं कि क्या सच में वे बिना कुछ लौटाए जा सकते हैं। आतु तंज कसती है कि उनके पास लौटाने लायक है ही क्या, लेकिन मोल्टर के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। उसके मन में डर था कि इतने ताकतवर राजा का उधार चुकाए बिना जाना उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। शायद उनकी आत्माओं तक की कीमत चुकानी पड़े, लेकिन यह डर वह जाहिर नहीं करता। टाकुडो तुरंत सिचुएशन को भांप लेता है और आतु को प्राइवेट बात करने के लिए अलग ले जाता है। आतु साफ नाराज होती है कि मोल्टर इतना जिद्दी क्यों है। उसके मुताबिक अगर डार्क एल्व्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इसलिए वह साफ साफ सुझाव देती है, हमें इन्हें यहीं खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर टाकुडो परेशान हो जाता है और बोलता है कि क्या ये करना सही होगा, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, यही सही होगा। अब टाकुडो और ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो किसी को बिना वजह मारना नहीं चाहता। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।